जय संविधान, जय भारत साथियों। और आज के इस ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पा रहा ओबीसी को और उसके कारण और निवारण। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, जो राज्यसभा सांसद है भारत सरकार में। और आप पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए लगातार अपने विद्यार्थी जीवन से ही संघर्ष कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दिलवाने के लिए आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है। आप लगातार अपने जीवन में काम कर रहे हैं। आज राज्यसभा सांसद में अपना बहुमूल्य जो है वक्तव्य देते हुए आपने कई बार इस बात को कहा कि ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और आप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और आप पिछड़े वर्ग के कल्याण की बहुत सारी समितियों में भी हैं और पिछड़े वर्ग को दिशा और निर्देशन भी देते रहते हैं। मैं अपने दर्शकों के साथ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ आज के विषय पर आपको आमंत्रित करता हूं। सर, जो है हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही, उसके क्या कारण है और उसके क्या निवारण है। पहले मैं आपसे कारण जानना चाहता हूँ। जी सर। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को अपनी तरफ से जय संविधान, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। उन्नीस सौ सैतालीस देश आजाद होने के बाद जो जनगणना पहले जाति के आधार पर कालम था, होती थी, उसको खत्म करने का काम किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे किसको फायदा है, किसको नुकसान है। 1931 के बाद कोई जाति जनगणना नहीं हुई, उसका कालम हटा दिया गया। जी सर। अब सवाल ये है कि अब लोग मांग करते हैं, खासतौर पर हम ओबीसी के लोगों से कहना चाहते हैं, जिनकी इस देश में संख्या ज्यादा है, बहुसंख्यक लोग हैं। आज वो भिखारी के रूप में मांग रहे हैं कि हमको हक अधिकार चाहिए, और जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जिनकी आबादी इस देश में 10-15% है, वो लोग हमारे मालिक हुक्मरान बने हुए हैं। राजनीतिक पार्टियों में उनकी पार्टियां राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो टिकट देने का काम करते हैं। कैसे किसको टिकट देंगे, कौन आदमी हमारे फेवर में बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका भी पूरा होल्डिंग का। अब सवाल ये होता है कि किस किस पार्टी ने संसद में किसके लिए आवाज उठाई, कौन पार्टी और कौन लोग ये चाहते, ये नहीं चाहते, किस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये शामिल नहीं किया है, और जातिगत जनगणना नहीं कराने से किसको फायदा और किसको नुकसान। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर जाति जनगणना नहीं होती है तो किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। इस देश में जब सेंसस बनता है जी, तो उसमें सारे कॉलम होते हैं, उनमें उनकी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, सारा कुछ आकलन किया जाता है क्षेत्र का। उनकी क्या स्थिति, उसी के आधार पर बजट निर्धारण किया जाता है। जी। बाबा साहब अम्बेडकर के ऋणी हैं। अगर शायद हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ना होते, आज पूरे देश का जो बहुसंख्यक समाज है, कोई व्यक्ति ना तो नौकरी में होता, ना तो राजनीति में होता, ना तो कोई एमपी एमएलए होता, ना कोई कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापक होता। क्यों? राजा रानी के पेट से पैदा होता और उस राजा के राजवाड़े के जैसा सिस्टम था, वैसे चलना। लेकिन संविधान बनने के बावजूद भी आज क्यों नहीं संविधान लागू हो पा रहा? शुरू से हम शिक्षा से लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में व्यवस्था है कि
6 साल से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। आज ऐसे कितने विलेज हैं, कितने आदिवासी क्षेत्र हैं, कितने रूरल एरिया के गांव हैं, ऐसी बस्तियां हैं जहां स्कूल कॉलेज नहीं है, किनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार। अगर कोई शिक्षित होगा तो सवाल करेगा, शिक्षित नहीं हुआ तो सवाल ही नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद आज ये बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा, बल्कि उसमें कितने संशोधन कर दिए गए, उसकी मूल धारणा बदली जा रही है। अगर मूल धारणा बदल गई तो हमारे ओबीसी के लोग कहीं के नहीं रहेंगे। भले ही हम लोग, हमारे जितने साथी हैं, पद के चक्कर में, कोई नौकरी के चक्कर में, कोई एमपी एमएलए बनने के चक्कर में, कोई मिनिस्ट्री के चक्कर में उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि एक भी अपना ओबीसी के आरक्षण के बारे में बात कर सके। बड़ी जोर शोर से सवाल उठा, मैं थोड़ा सा बता दूं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर, क्योंकि आगे चुनाव थे, उन्होंने कहा अभी तक किसी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया, मैं गठन कर रहा हूं। जो शक्तियां, पावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग को होगा, उनके अध्यक्ष को वही पावर होंगे, उनको सारी शक्तियां होंगी। लोगों ने ताली बजाई, मिठाइयां बांटी, पोस्टर होल्डिंग लगाए, खुशी मनाई। लेकिन 3-4 साल बीतने के बाद आज मैं पूछना चाहता हूं अपने ओबीसी के लोगों से कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कितना न्याय मिल पाया। और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के जो चेयरमैन है उनको सेक्रेटरी का दर्जा दे दिया गया। जो उनका सेक्रेटरी है वो परमानेंट सेक्रेटरी है और उसी का दर्जा दे दिया गया। सेक्रेटरी का दर्जा प्राप्त को कौन सेक्रेटरी मारेगा? सवाल यही खड़ा हो गया। सेक्रेटरी और चेयरमैन के बीच में झगड़ा पैदा हो गया कि भाई आप दर्जा प्राप्त हो, मैं सेक्रेटरी हूं। इसी बात पे सदस्यों और चेयरमैन में उसने झगड़ा करा दिया। ना वहां कायदे से ऑफिस बैठने की व्यवस्था, ना फाइलें डिस्पोजल करने की व्यवस्था। और अगर वो लोग कुछ करना भी चाहते हैं तो चूंकि कैबिनेट मंत्री का दर्जा आयोग के चेयरमैन को होना चाहिए, हम लोगों ने संसद में आवाज उठाई और कमेटी के अंदर भी उठाई, ओबीसी कमेटी के अंदर भी हमने आवाज उठाई। तो जब ओबीसी के लोगों को इनकी आवाज़ के अनुसार पे कोई भागीदारी नहीं मिलेगी, इसलिए जाति जनगणना कराने की आवश्यकता है। पता चल जाए किस देश में किस समाज के लोग कितने रहते हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में क्या स्थिति है। आपने, मैं इस समय केंद्र सरकार से कहूंगा कि केंद्र सरकार ने अपने वोट बैंक को साधने के लिए, जिनकी संख्या इस देश में 15% है, सीधे 10% का आरक्षण उन्होंने ईडब्ल्यूएस के नाम पे दे दिया। उनकी संख्या 15% है और वैसे भी वो 10% से ज्यादा संपन्न है। तो नतीजा ये हुआ कि उनकी गरीबी की जो रेखा आंकी गई 8 लाख आमदनी होगी और ओबीसी के क्रीमी की 8 लाख होगी। अगर कोई ओबीसी का व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री आवास लेने जाएगा, पेंशन लेने जाएगा या अपने बच्चे को स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेगा, तो उसको गरीबी रेखा के लिए, शहरी और देहात के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है। 60,000, 1 लाख, 1,20,000 का है। ईडब्ल्यूएस का बच्चा 8 लाख का सर्टिफिकेट गरीब है और हमारा 1 लाख का सर्टिफिकेट लेके जाए गरीब है। इस देश में दोहरी व्यवस्था। अब जो लोग बैठे उनके साथ में, वो लोग सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके सहारे पे रहते हैं
उनका इशारा हमको समझना है, उनसे बगावत नहीं कर सके, बात नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग लगातार मांग कर रहे थे। ओबीसी कमेटी में हम सदस्य लगातार हैं। हम लोगों ने लगातार मांग की कि क्रिमिनल खत्म किया जाए। अगर क्रिमिनल कर भी रहे तो इतना करिए कि कम से कम जो है 16 लाख से ज्यादा हो, और इसमें एग्रीकल्चर इनकम, अदर इनकम न किया जाए। लेकिन इसी कोविड-19 के जो कोरोना काल में एक बीपी शर्मा कमेटी बना दी जाती है, और बीपी शर्मा कमेटी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको बाईपास करके सीधे पीएमओ को जो है रिपोर्ट करती है कि इसमें एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दी जाए, जिनकी अदर इनकम जोड़ी जाए, पशुपालन करते हैं, दुकान रखते हैं या अदर कोई इनकम होती है, सारा कुछ जोड़ दिया जाए इनका। पता चलेगा एक चपरासी का बेटा भी कोई यूपीएससी की परीक्षा में या कोई अधिकारी की उसमें परीक्षा में नहीं बैठ सकता है, इसका उसको लाभ नहीं मिल सकता। और दूसरा, इन्हीं के लोगों ने कोर्ट में अपील कर दी। कोर्ट में न्यायपालिका में कौन लोग बैठे हैं, वहां भी हमको 52% लोगों भागीदारी चाहिए, तो वहां 0 है। जी जी। न्यायपालिका में 0 है हम लोग, तो कौन हमको न्याय देगा? वहां कह दिया गया कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो 49.5% में ही रहेंगे। 50.5% का जो आरक्षण है उसमें समान लोग रहेंगे। अगर कोई बच्चा हमारा पहले जनरल में पास करता था तो जनरल में निकल जाता था, और जो कमजोर बच्चा था वो रिजर्वेशन में आ जाता था, तो हमारी संख्या को ठीक हो जाती थी। लेकिन इसको खत्म किया। आज स्थिति ये बनती चली जा रही है कि अगर यही हाल रहा तो जो हमारी शासकीय सेवाओं में संख्या है बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले तो एक सवाल जो है हमारे साथी की तरफ से आया है, उनका ये कहना है कि जो है जी, उनका ये कहना है जैसे आजादी के बाद जो भारत का संविधान लागू हुआ तो शेड्यूल कास्ट की आबादी 15%, उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा संविधान लागू होने से ही मिलना शुरू हो गया। शेड्यूल ट्राइब की आबादी 7.5%, उनको भी संविधान लागू होने से ही उनकी हिस्सेदारी उनकी आबादी के हिसाब से मिलने लगी। और ओबीसी की जो आबादी 52% है, उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी आज तक नहीं मिली। और इसका चरणवार विवरण क्या है और नेता जो है इसमें क्या कर रहे हैं, जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, ये सवाल हमारे साथी हैं जो मुरादाबाद से जुड़े हैं वो पूछना चाहते हैं आपसे, और उसमें आपकी क्या भूमिका रही है। जी सर। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी। देश आजाद होने के बाद 15% और 7.5% जी एसटी और एसटी की, लेकिन देखा जाए तो हम उनको भी जोड़ लेते हैं, पिछड़े वर्ग और एससी एसटी को भी जोड़ लेते हैं। आज जो नौकरियों में भागीदारी देखी जाती है तो उनकी भी नगण्य है। भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद उनके लिए 1950 से ही व्यवस्था कर दी गई, लेकिन आज शेड्यूल कास्ट की भी वैकेंसियां नहीं भरी जा रही, बैकलॉग उनकी भर्तियां चल रही। हमारा बीपी मंडल कमीशन में 1993 से हम लोग आए, लेकिन आज देखने मिल रहा कि हमें जब तक जाति जनगणना हमारी नहीं होगी तब तक हमको भागीदारी नहीं मिलने वाली है। हम साथी को बता दें कि जातीय जनगणना 1872 से 1931 तक जातीय जनगणना हुई। 1941 में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस समय सेकेंड वार चल रहा था। अब समस्या ये है कि हमारे साथी कह रहे हैं कि एससी एसटी को उनको तब से लागू हो गया, हमें लागू नहीं हुआ। यही तो सवाल है बांटने का। आजादी के बाद अब तक चाहे एससी एसटी का आदमी हो चाहे ओबीसी का आदमी हो, मुश्किल से 10%, 49% में 10% लोगों की जो है अभी शासकीय नौकरियों में उनकी भागीदारी है। न्यायपालिका में नगण्य है, वहां पे कोलेजियम सिस्टम है, जज का लड़का जज बनेगा, राजा का लड़का राजा बनेगा। ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए
क्योंकि हम देख रहे हैं कि नौकरियों में भी हमारे साथी बहुत से नहीं जानते हैं कैसे जी जी ये बार्गेनिंग करते हैं। 13 पॉइंट रोस्टर। जी जी बहुत से साथियों को नहीं मालूम होगा कि जब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं उसकी गणना की जाती है तो 13 पॉइंट रोस्टर कर दिया जाता है, मतलब 13 वैकेंसियां हैं। अब देखिए मैं सीधे समझा दूं, 1 से लगाकर 3, 1 2 3 ये सामान्य के लिए रहेगी और चौथी वैकेंसी ओबीसी के लिए रहेगी, फिर 5वीं वैकेंसी एससी के लिए रहेगी, इसके बाद 6वीं 7वीं 8वीं फिर यार तो सामान्य, फिर इसके बाद 9वीं रहेगी ओबीसी के लिए, 10वीं रहेगी एससी के लिए, फिर 11वीं 12वीं और आपकी फिर जो है अनरिजर्व हो गई। 13 में से 7 हमको मिलनी चाहिए थी, मान लीजिए 50% में, तो हमको जी मिल कितनी रही है, 9 सामान ले जा रहा है और जी ओबीसी को मिल रही है कितनी, 4 सीट मिल रही है जी और एसटी को 2 सीट मिल रही है। इस तरह से जी 9 4 13 कितनी हो गई, 1 2 3 4, कुल 4 ही सीट मिल रही है एससी एसटी ओबीसी को। जी और तो इस तरह से इन्होंने ऐसा व्यवस्था कर दी है जो जिसके हाथ में सारा कुछ होता है नौकरी देने का, वो इस तरह से व्यवस्था कर देता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आप चूंकि प्रोफेसर हैं और जी जितने भी हमारे दर्शक हैं जो पढ़े हैं, जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, वहाँ ए क्लास और बी क्लास में ये जितने प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ नगण्य है, 0 है। वहाँ न एसटी एसटी है न ओबीसी है। जी अब कौन सा ऐसा कारण है कि बाबा साहब के अम्बेडकर को के कानून को भी नहीं माना जा रहा है। हमको याद आता है, हम नमन करते हैं अपने संविधान निर्माता बाबा साहब को कि द्वापर में बिना शिक्षा धनुर्विद्या सिखाए एकलव्य का अंगूठा जो है द्रोणाचार्य जी ने लेने का काम किया था। द्वापर में एक द्रोणाचार्य थे। आज सारे विश्वविद्यालयों में जितने एग्जामिनर है काफी जांचने में, इंटरव्यू में, सब जगह जो है द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए, उनका एकलव्य की तरह अंगूठा काटने का काम करते हैं, उनके नंबर काटने का। तो हमको केवल हमारा अधिकार हमारे पास है, 5 साल में मिलता है। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया, अगर हम लोग ये वोट तो धारी तलवार है, अगर हम सही नुमाइंदा चुनते हैं, सही पार्टी का चुनाव करते हैं, तो अगर सही पार्टी का चुनाव करेंगे तो आपकी रक्षा करेगी, अगर गलत पार्टी का चुनाव करते हैं तो वही आपकी गर्दन काटने का काम करेगी। जो आज गर्दन कट रही है हमारी, बिना मांगे सवर्ण को ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिल गया। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने आवाज उठाई तो उनके मंत्री के भाई ने इस्तीफा दिया, मंत्री के भाई ने इस्तीफा दिया। आज इस तरह अंदर खाने सब जगह चल रहा है। और जिस तरह से हमारी पूरे देश में स्थित है, उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं, हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हम एक नहीं होंगे, सभी लोग मिलजुल करके इस बात पे मंथन नहीं करेंगे, क्योंकि गांव में बैठा व्यक्ति जो अनपढ़ है, आज जो नौकरियां लोगों की कोविड-19 में जा रही है, आज हमारी सरकारें कह रही हैं हम 1 लाख नौकरी रोज दे रहे हैं,
जी जिनको लोग जो मनरेगा में रोज काम कर रहे हैं तो उन्हीं की रोस्टर उनका मास्टर रोल जा रहा है। कितने लोग जो MA BA पास लोग हैं उनको जी मास्टर जी रोल में उनका नाम दर्ज हो गया। 1 लाख लोग आज काम किए। ये जी जी सरकार हमारी हैसियत समझती है कि हमको मनरेगा लायक समझा है, हमको विश्वविद्यालय में जी जगह नहीं है, हमको जुडिशरी में जगह नहीं है, हमको UPSC में जगह नहीं है। मैंने सवाल उठाया था पार्लियामेंट में, जी माननीय प्रधानमंत्री भी बैठे थे। मैंने जी कहा था कि आप जो है जी विशेषज्ञ के नाम पर जी आप सीधे भर्ती कर रहे हैं जी कैबिनेट सेक्रेटरी में, ज्वाइंट सेक्रेटरी में, जिसके लिए बच्चे 10-10 साल 15-15 साल प्री पास करने में और फाइनल एग्जामिनेशन में, मेंस में और इंटरव्यू में कई कई वर्ष लग जाते हैं, तब भी लोग नहीं आ पाते। जो आ भी गए तो उनको क्रीमी लेयर के नाम पे या उनको कह दिया गया जिनमें योग्यता नहीं, उनको हटाया जा रहा है। हमने सवाल किया था कि यहाँ आरक्षण क्यों नहीं है। उनके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया, जितेंद्र सिंह जी थे उनके राज्य मंत्री प्रधानमंत्री का के, उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये एकल कैडर है, एकल कैडर में कोई आरक्षण नहीं है। लेटरल एंट्री के तरीके से भरना। एकल कैडर कैसे है? उन्होंने कहा हम जी विशेषज्ञ के नाम भर्ती करते हैं। तो मैंने एक उनसे सवाल पूछा कि क्या आप विशेषज्ञ यहाँ SC ST OBC के लोगों को आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं? तो आप मुझे ये बताइए आप कि ऐसे विशेषज्ञ को क्या भर्ती करेंगे? उन्होंने कहा बताइए कैसे? मैंने कहा जिस कोई किसान को माननीय देश के राष्ट्रपति जी ने पुरस्कृत किया हो और देश का सर्वश्रेष्ठ किसान हो, उत्तम किस्म का किसान हो और राष्ट्रपति पदक से पुरस्कृत हो, ऐसे किसान को आप सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बना करके भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में विशेषज्ञ के नाम से भर्ती करेंगे? उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, अरे नहीं, हमारा एक विज्ञापन होता है, उसमें शर्तें हैं, उसमें ये कॉलम भरना पड़ता है, वो कॉलम भरना पड़ता है, जो फॉर्म भरते हैं उसमें ये करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सरकार OBC के लोगों के लिए, SC ST के लोगों के लिए, सबको केवल उनको नियम कानून बताती है, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। मैंने तो संसद में मामला उठाया था कि आज देश में दोहरा कानून है, एक जो है SC ST OBC के लोगों के लिए, एक जो है समान वर्ग के लिए। अगर कोई किसी समान वर्ग का बच्चा किसी गरीब वर्ग के SC ST OBC के बच्चे को मार देता है, ये व्यक्ति को साथ झगड़ा कर लेता है, तो वो थाने जाता है कि साहब फला साहब के बाबू साहब के बेटे ने हमको पीटा है, हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकिन मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, क्या अगर हमारा बच्चा बलवान है, शक्तिशाली है, अगर कहीं बाबू साहब के बेटे को पीट दिया तो क्या वो थाने जाता है? कितने % लोग थाने गए? वहीं आपको बदला ले लेगा, वहीं पिटाई कर देगा, वो थाने नहीं जाएगा, वो स्वाद मान से वहीं आपको वहीं पीट देगा। इस तरह से देश में व्यवस्था है, इतनी जेलें हैं, कानून है, सब जेलों में बेकसूर लोगों को फर्जी केस लगा के मैं कल गया था, रामपुर गया था। रामपुर में आजम खान की मैडम से, फातिमा जी से मिला था, और कितने फर्जी केस उनको, बकरी चोरी का, भैंस चोरी का, क्या क्या मुकदमे, जो देश के पार्लियामेंट में MP हैं और कई बार मिनिस्टर रहे, देश की आजादी में मतलब उनके लोगों का वो रहा, और उन्होंने जो है मीसा में बंद रहे। ऐसे तमाम लोगों को, जो देश के पॉलिटिशियन है, ऐसे लोगों को बकरी चोरी में, किसी की चोरी में, आज जो है मंदिर का पैसा चोरी हो रहा है, तो ट्रस्ट के लोगों को सवाल उठ रहा है कि ट्रस्ट के लोग किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। तो आज जो है तो पेट दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। जवाब मांगा सर आपने आज हमारे लोगों को नहीं, हमारे लोगों को जब कोई नौकरी का मामला है तो मुद्दों से भटकाया जाएगा, कहीं मंदिर मुद्दा आ जाएगा, कभी बॉर्डर में वार कर दिया जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो हमारे लोगों को सीधा निशाना कहना चाहिए कि हमें संख्या के आधार पे भागीदारी चाहिए। हमें 2021 की जनगणना में हमको कॉलम उसमें बनाइए और हमारी जातीय जनगणना हमारी कराइए OBC के लोगों की, और हमको हर सेक्टर में जो है संख्या के आधार पे भागीदारी हो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, नहीं बाकी कल्याण होने वाला नहीं है। पार्टियां भी, जितनी पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं, जब ये क्लियर हो जाए, उतना हमको जितनी हमें संख्या उतना हमको टिकट भी चाहिए, चाहे आपका
पंचायत के, जिला पंचायत के चुनाव, क्योंकि प्रधानी में तो टिकट देते नहीं, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे नगर पालिका टाउन एरिया हो, चाहे MP MLA का चुनाव हो, चाहे जितने कारपोरेशन जितने भी और पीसूज है जो भी जहाँ जहाँ भर्ती करते हैं, तो सारे उसमें हमको संख्या के आधार भागीदारी चाहिए। ये सवाल जब तक हमारे लोग नहीं उठाएंगे तब तक हमारे लोग जो है बहुत पीछे चले जाएंगे। आने वाली पीढ़ी फिर हमको माफ नहीं करेगी कि हमारे लोग क्या करते रहे, जब राजनीति में रहे तो इन्होंने हमारी आवाज नहीं उठाई और ये लोग जो है उन्हीं के साथ हाँ में हाँ मिलाते रहे, इसलिए हम पीछे चले गए। तो आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमको जी सर, सवाल सर एक सवाल मेरा ये है कि जैसे जातिगत जनगणना हो जाए तो हमारा हो जाएगा, तो सर ऐसी कौन सी अड़चन है जो जातिगत जनगणना ये नहीं कराना चाहते? इसके पीछे क्या खेल है? ये शासन सत्ता में बैठे, अब तक देश आजाद होने से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री हुए लगभग ब्राह्मण और ये उच्च वर्ग के लोग हुए हैं। तो जब जब जनगणना का समय रहा तब भी प्रधानमंत्री जो है उच्च वर्ग का रहा, लेकिन इस बार तो प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का है। तो उनको क्या अड़चने आ रही है जो जातिगत जनगणना कराने के लिए जो है ना नुकर कर रहे हैं, ये जातिगत जनगणना कराने के लिए OBC का कलम वो उसमें नहीं रख पा रहे, इसके लिए भी उनका क्या अड़चन हो सकती है? सर आप तो कानून के भी जानकार हैं, आप एडवोकेट भी हैं और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद भी है, आपको पता होगा वो क्या महसूस करते हैं कि जिससे कि जो है OBC की जनगणना ना हो। जी सर। देखिए, सीधा सवाल मैंने आपको बताया था जी कि जाति जनगणना कराने से किसको लाभ है, किसको नुकसान है। देश आजाद हुआ, 1931 के बाद कालम खत्म कर दिया गया। अब वो लोग नहीं चाहते जिन जाति जनगणना से अगर 2010 में मामला उठा, 2011 की जनगणना में आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए, पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर मुलायम सिंह भी थे, लालू यादव से, सब लोगों ने मिलकर के संसद बंद कराई। उन प्रधानमंत्री का बयान आया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि नहीं हम जाति जनगणना कराएंगे, इसका आंकड़े प्रकाशित करेंगे। तो चाहे पहले की सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, आजादी के बाद इन्होंने कालम ही खत्म कर दिया, जाति की जनगणना नहीं कराई, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन जाति जनगणना का आंकड़ा प्रकाशित हो जाएगा तो जो लोग कुंडली मार करके हर सेक्टर में कब्जा किए हुए हैं, जमीन में, व्यापार में, नौकरियों में, पदों में, वो लोग जो है तो नगण्य हो जाएंगे, वो 15% के कालम में आ जाएंगे। बहुसंख्यक लोग जो है 85% में आ जाएंगे। आज जिनकी संख्या 10% है वो 90% में कब्जा किए हैं, और जिनकी 15% संख्या है, 15% संख्या वो 90% कब्जा किए हैं, और जिनकी संख्या आज 85 है वो 10% में उनका स्थान है। तो ये जब मामला प्रकाशित हो जाएगा तो वो लोग नहीं चाहते। हम तो लोगों से कहना चाहते हैं कि आगे जो भी चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव आए, चाहे 2024 का चुनाव आए, आप सीधे पूरे देश के लोग एक मुहिम चलाएं कि राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में ये डिक्लेयर करें, जो घोषणा पत्र में डिक्लेयर करेगा कि हम जाति जनगणना कराएंगे, हम आपको संख्या के आधार पर भागीदारी देंगे, और जितने भी विभाग हैं, केंद्र सरकार के हो चाहे प्रदेश सरकार के हो, सब में आपका आरक्षण का कोटा पूरा करेंगे, और हम लोग जो है बैकलॉग भर्तियों को पूरा करेंगे। हम लोग जो है जो ये लोग जो है संविदा पे जो है भर लेते हैं, अपने लोगों को फुल पे देते हैं और संविदा पे भर लेते हैं। पीछे से पता चला कि जो अधिकारी है अपने भाई भतीजे को, अपने नाते रिश्तेदार को सीधे जो है संविदा पे भर्ती कर लिया, और इसके बाद आगे चल के 2-4 साल 5 साल नौकरी किया, एक कोर्ट में केस कर दिया, इसके बाद परमानेंट हो गया। तो ये पीछे से चलता है, हमारे लोग ये नहीं जानते ये लोग कैसे कैसे चाल चलते हैं। आज किसी भी सेक्टर में, किसी भी नौकरियों में कहीं भी हमारा कोटा पूरा नहीं है, इसलिए ये सब घबरा रहे हैं कि जाति जनगणना हो जाएगी तो ये जो 15% के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, EWS के लोग जो अपने को कहते हैं, EWS तो संविधान में नहीं है, तब भी उन्होंने 124वां संविधान संशोधन कर डाला, और मैंने तो अमेंडमेंट दिया था, मेरी बात नहीं सुनी गई और बिल पास कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और आने वाले समय में ये सबको, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारा, चाहे जो गांव का अशिक्षित व्यक्ति है, जो मतदाता है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट डालने का अधिकार दिया है, उसको भी जागरूक होना पड़ेगा
कि किस वजह से हमको भागीदारी नहीं मिल रही। केवल हमारी जाति जनगणना कराने के आधार पे नहीं भागीदारी मिल रही, तो हमारी जाति जनगणना मस्त है। अगर जाति जनगणना हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि किस सेक्टर में हम कितना हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, कौन बैठा हुआ है, कितनी नौकरियां हैं, कितनी हमारे पास है, कितना किसके पास है, तो साफ हो जाएगा। इसलिए आज ओबीसी के लोग, मंडल कमीशन बना, 27% की आरक्षण दिया गया। आज भी राजस्थान में आरक्षण पूरा नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ओबीसी का नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये लोग नहीं चाहते। दूसरा सवाल, मैंने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया था कि आज जितने भी हमारे आरक्षित वर्ग के लोग हैं, सोचते हैं बहुत खुश हैं, बाबा साहब ने कानून बना दिया, लेकिन उन्होंने चालाकी से ये कह दिया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें तय करेंगी, ये जातियां तय करेंगी। जो राज्यों की सूची में है, आज रोजगार की कमी है। अगर कोई हमारा उत्तर प्रदेश का व्यक्ति दिल्ली आ जाता है, गाजियाबाद के व्यक्ति दिल्ली नौकरी करने आ जाता है और वो एससी आरक्षित वर्ग का है, तो उसको आरक्षित वर्ग में उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको समान क्लास का गिना जाएगा। कह देंगे दिल्ली की स्टेट की सूची में इनकी जात का नाम नहीं है। अगर कोई हरियाणा की कोई बेटी बैकवर्ड की अगर दिल्ली के या उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो जाएगी, पढ़ी लिखी है, और वहाँ आवेदन करेगी कि ओबीसी की वैकेंसी निकली है, मैं फॉर्म भर दूं, उसके पति को तो नौकरी मिलेगी, लेकिन उसकी पत्नी को नहीं मिलेगी। उसके जन्म स्थान से, उसके पैतृक स्थान से उसकी गणना की जाएगी। कहा जाएगा हरियाणा में ये बैकवर्ड में है, लेकिन हमारे यहाँ वो जाति यहाँ बैकवर्ड में नहीं है, इसलिए इनको सामान्य जाति में गिना जाएगा, इनको हम नहीं दे सकते। इस तरह से पूरे देश में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में हम देखें, हमारा जैसे आपका टीकमगढ़ है, छतरपुर है, कई जिले हैं, वहाँ कई जिलों में देखने में मिलेगा कि एक ही जिले में आरक्षण है, दूसरे जिले में जैसे प्रजापति है, कहीं एससी में है, छतरपुर में, तो आपके सागर में नहीं है, दूसरे जिले में नहीं है। हमारा माझी किसी जिले में है, दूसरे जिले में एसटी में माझी नहीं है। तो हमारे साथ इसी विसंगतियों को दूर करने के लिए मैंने संसद में संविधान संशोधन बिल पेश किया था। एक हमने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था कि संसद का काम है त्रुटियों को, गलतियों को खत्म करना। और थावरचंद गहलोत जी मध्य प्रदेश के हैं और जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री, उनसे मैंने कहा था कि संसद का काम है त्रुटियों को, गलतियों को शुद्ध करना। अगर एक व्यक्ति एक राशन कार्ड बना सकते हो, एक आप आधार कार्ड बना सकते हो, एक पैन कार्ड बना सकते हो, वन नेशन हम कहते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए और वन कास्ट होना चाहिए। अगर रिजर्व का व्यक्ति है तो रिजर्व में पूरे देश में काम करे, और अगर किसी देश में, किसी प्रदेश में अगर कोई शिक्षा का अधिकार, सब जगह उनको समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े वर्ग का बच्चा है अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा और गरीब वर्ग का बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा, वहां केवल खिचड़ी दी जाएगी, खिचड़ी खाए, बच्चे आपस में झगड़ा करें, थाली कटोरी बजाता हुआ घर चला जाए और बाद में मनरेगा लायक रह जाएगा, उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। आज तो कोविड के चक्कर में पूरे देश में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा फेल है, उसमें सबसे ज्यादा सफर कर रहा है ओबीसी एससी एसटी का हमारा स्टूडेंट। बड़े वर्ग का बेटा तो जाके इंग्लिश में वहाँ गांव में स्कूल भी चल रहे हैं या ऑनलाइन चल रहा है, उनके पापा एंड्रॉइड फोन भी ले देंगे, ऑनलाइन परीक्षा पास, ऑनलाइन जो है एजुकेशन ले रहा है। लेकिन जो जिस मजदूर का बेटा है, गरीब का बेटा है, जो 2 बीघा 4 बीघा 1 गट्ठा 2 गट्ठा 4 गट्ठा जमीन है, वो कैसे एंड्रॉइड फोन अपने बेटे को देगा और कैसे वो शिक्षा दिला पाएगा? आज तो बड़ी विषम परिस्थिति है। अच्छा 8वीं तक के बच्चों को बिना पढ़ाई पास किया जा रहा है, इसकी नींव कमजोर हो जाएगी, आगे भविष्य में उनको नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए इसके पीछे भी, कोरोना के पीछे भी हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों के साथ राजनीति हो रही है। इसमें भी हम लोग चाहते हैं कि पूरे हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको जो है लैपटॉप, जैसे अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप जो है 17-18 लाख बच्चों को लैपटॉप दिया था, आज भी बच्चे काम कर रहे हैं। ऐसे सभी बच्चों को जो है, चाहे प्राइमरी के बच्चे हों, चाहे जूनियर के हों, इंटर के हों या हायर एजुकेशन, सभी को
निःशुल्क जिनके पास नहीं है उनको जो है एंड्रॉइड जी मोबाइल सर, देना चाहिए। ये एक सवाल और आया है सर। एक सवाल ये आया है कि जो है कि ये ओबीसी के लोग तो लगभग सभी लोग मजदूर हैं, धन धरती जिनके पास नहीं है, और ये लेबर लॉ में संशोधन करके जो है इन्होंने काम के घंटे बढ़ाने की बात कही है। ये लेबर लॉ में संशोधन कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, इसके पीछे क्या कारण है इनका? क्योंकि एक 8 घंटे काम करने के लिए जो है आदमी का एनर्जी सफिशिएंट होती है, तो ये लेबर लॉ में संशोधन क्यों कर दिया इन्होंने, इसका क्या कारण है? जी सर। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और जो हमारे प्रश्नकर्ता हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जब देश आजाद नहीं था, हम लोग छोटी छोटी रियासतों में थे, रजवाड़े थे, तब मजदूर को 16 घंटे काम कराए जाते थे, जानवर की तरह काम कराया जाता था। जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, तो उन्होंने सभी को जो है काम के घंटे मतलब जो है 8 घंटे के लिए उन्होंने मजदूर के लिए भी 8 घंटे का कानून बनाया, चाहे सरकारी सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। इन्होंने इस कोरोना काल में बहुत बारीकियां की और ये सारा कानून नियम गुजरात से चलता है। हमारे लोग जो जिनके रोजगार की कमी है, गुजरात की तमाम फैक्ट्रियों कंपनियों में जाते हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, तो वहां ओवर टाइम कर लेते हैं काम। 12 घंटे काम कर लिया, 8 घंटे की उसकी तिहाड़ी हो गई और 4 घंटे की डबल ओटी मिली, तो 2 ड्यूटी बन गई उसकी ओवर टाइम की, 4 दूनी 8, मतलब 2 घंटे। अगर उसको 400 रुपया मिलता है 8 घंटे का, तो उसको 800 रुपया तिहाड़ी हो गई उसकी, तो 800 रुपया देना पड़ता था उस कंपनी के मालिक को। उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बड़े मेहनती हैं, ये बड़े आदमी हो जाएंगे, 800 रुपया 1000 रुपया हमसे रोज लेके जा रहे हैं, तो ये तो हमारे बराबरी में आ जाएंगे। तो उन्होंने, क्योंकि उनकी सरकार आई उनकी मन माफिक की, कोरोना काल आ गया, इसमें किसी को पता नहीं चला, इन्होंने जो संविधान में अमेंडमेंट करा दिया और उन्होंने 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम कर दिया। अब 400 रुपये ही 12 घंटे मिलेंगे। चाहिए ये था कि महंगाई बढ़ गई और लोगों के पास, जिनके पास जमीन खेती नहीं है, जिस तरह से चाहे इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, घंटे के हिसाब से मजदूरी तय की जानी चाहिए कि उनको 50 रुपया 20 रुपया 30 रुपया प्रति घंटा मिले, जितने घंटे काम करें। अगर ये विदेशी पैटर्न में करना चाहते हैं, जिस तरह से वहां डॉलर मिलता है, $15 $20 $10 जिस तरह मिलता है, वहां डॉक्टर है तो $40 $50 मिलता है, प्रोफेसर है उनको और ज्यादा मिलता है, उसी तरह से यहाँ भी तय होना चाहिए था। इन्होंने बढ़ाने के बजाय कम कर दिया। अब इसके पीछे किसको लाभ है किसको नुकसान है, अब हमारे देश के मजदूरों को समझना पड़ेगा। आप लोग बहुमत की सरकार बनाते हो, आपने तलवार ऐसे लोगों को दे दिया है, तो गर्दन किसकी कटेगी? हमारी कटेगी, आपकी कटेगी कि उनकी कटेगी? मैंने ये सवाल पैदा किया था। तो इससे पूरी तरह से गरीब वर्ग के, मजदूर वर्ग के लोगों का नुकसान है। अभी कोविड-19 आया, पूरे देश में ये कहा गया कि राशन फ्री मिल रहा है। मैं तुलना करूंगा मैं वेस्टर्न कंट्रियों से, चाहे अमेरिका से चाहे इंग्लैंड से। वहां पे क्या हुआ, वहां पे जब गवर्नमेंट ने बेरोजगारी भत्ता, जब लोगों के रोजगार चले गए, हमारे जैसे देश में करोड़ों लोगों को रोजगार चले गए, तो उनको मनरेगा दे दिया। अब उनको जो है 5 किलो गल्ला दे दिया कि केवल आप पेट भरने को, अगर आप खाने को ही अपना आजादी समझो, कि अगर आप राशन का कोटा का गल्ला पा रहे हो, तो वही आपकी देश की आजादी है, वही आपकी तरक्की है। इंग्लैंड में, अमेरिका में क्या हुआ, वहां अगर पुरुष है, पति पत्नी दोनों है, उनका बच्चा है, तो $15 या पाउंड जो है, जो जहाँ की कंट्री है की करेंसी है, उनको 15 पाउंड जो है उनको प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन का उसको मिला। और बच्चा है तो 5 पाउंड उसको मिला। तो अगर मान लो पत्नी है तो 15 दिन 30 और 30 5 35 पाउंड उनको पर डे उनको मिल गया। 35 पाउंड अपने यहाँ जोड़ लीजिए, 100 से ऊपर है तो 35 रुपये उनको
पढ़े मिल गया तो उनका आराम से चल गया। यहाँ लोग 5 किलो अनाज भी खुश हैं कि 5 किलो अनाज मिल गया, गल्ला मिल गया, भले हमारी नौकरी चली गई, रोजगार चला गया, हमारा सारा शिक्षा एजुकेशन चला गया, हम लोग खुश हैं। तो ये अंतर है। और हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि आज हमको किसी तरह, जिस तरह से हमको शिक्षा से, नौकरी से, भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो सवाल करेगा। जब आपकी पढ़ाई बर्बाद कर दी जाएगी तो सवाल कौन करेगा? मनरेगा का मजदूर जो फावड़ा चलाता है, काम करता है, मेहनत करेगा, रात में जाके सो जाएगा, फिर सुबह से काम में लगा दिया, वो सवाल करेगा। तो आज जरूरत है हमारे ओबीसी के लोगों को खासतौर पर अपने आरक्षण की, अधिकार की लड़ाई लड़ने की, जाति जनगणना कराने की, और खास तौर पर जो मुहिम चल रही है जी, हमारे वी द पीपल के लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं। बहुत से सेमिनार के सुन रहे होंगे जो लोग जुड़े हैं। वी द पीपल के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत सी मीटिंगें की हैं। हाँ जी 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 बोलिए, सवाल बोलिए। एक सवाल और आ गया, क्या जो है 1980 के बाद से जो है लगभग 17 जातियों को टारगेट बनाया जा रहा है, और 17 जातियों के लिए हर पार्टी झुंझुने के रूप में ले रही है, और क्योंकि उनकी आबादी भी 14.5% है लगभग, और जो है उनको हथियार बना करके सपा भी, बसपा भी और भाजपा भी ये लिख रहे हैं, महोदय जी जो है रामपुर से ही हैं, और ये कह रहे हैं कि जो है ना लगातार इनको टारगेट बना, आज योगी जी भी इन्हीं को टारगेट बना रहे हैं, 17 जातियों को देना दवाना कुछ नहीं, फिर भी बन रहे हैं। मंत्री जी का क्या कहना है इन पर जो है, क्योंकि सभी लोग 17 जातियों को टारगेट बना करके उनको अपने पाले में अपना वोट बैंक समझ करके उनको एक मक्खी की तरह चूस करके फेंक देना चाहते हैं, और जो है कुछ मिलना जुलना कुछ नहीं है। इस पर मंत्री जी का क्या कहना, सांसद जी का क्या कहना है? जी, बहुत अच्छा सवाल है हमारे रामपुर के साथी का, क्योंकि मैं इस विषय से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं। जब मैं 1991 में प्रथम बार विधायक बना, और हम लोगों ने जब संविधान पढ़ा, किताबें पढ़ी, 1993 में जब मैं राजस्व मंत्री बना, मैंने इस मुहिम को मझवार, बेलदार, तुरैया को परिभाषित कराने के लिए मैंने एक पत्राचार फाइल चलवाई, मैंने मूल फाइल मंगाई। तो 5 बंडल की फाइल थी, जिसमें इंदिरा गांधी से जमाने से लगा करके तमाम लोगों ने दरखास्त दिया कि साहब हमको हैंडपंप चाहिए, स्कूल चाहिए, मतलब पानी पीने का साधन चाहिए, और हमको जाति का आरक्षण चाहिए। इस तरह से लोग एक ही प्रार्थना पत्र में दिए। तो हमने जब पूरा देखा कि 1950 की संविधान की सूची में मझवार जो है अनुसूचित जाति में है, और 1931 की जनगणना से लगातार उनके आंकड़े रहे हैं। इसी तरह से जो है बेलदार भी है, इसी तरह से तुरैया भी है, इसी तरह से शिल्पकार भी है, इसी तरह से तरमाली भी है। लेकिन उनकी जो समनामी पुकारू जातियां हैं, उनकी जो उपजातियां हैं, जैसे मझवार की मल्लाह है, केवट है, निषाद है, माझी है, ये इनको छोड़ दिया गया। जबकि 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जैसे चमार था, उनकी तमाम उनकी जातियां थी, उनकी उपजातियां थी, उनको सबको एक लाइन में जोड़ दिया गया उनको कि ये सब एक ही उसके हैं, ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं। जबकि मोची आज भी पिछड़ी जात में है, जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जात की सूची है, पिछड़ी जात की सूची है, इसमें मोची पिछड़ी जात में है। लेकिन जब मोची सर्टिफिकेट बनवाने जाता है तो चाहे जो भी तहसीलदार या कलेक्टर हो, उसको मोची का नहीं जाटों का सर्टिफिकेट देता है, चमार का सर्टिफिकेट देता है। तो वही तो हमारा सवाल है कि हमको भी मझवार का सर्टिफिकेट दिया जाए, उनको परिभाषित कर दिया जाए। यही परिभाषित का सवाल हम लगातार 1991 से लगा करके जितने भी विधानसभा के सत्र रहे, जब मैं 4 बार विधायक रहा हूं, इतिहास गवाह है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, हमारे साथ में किरण पाल कश्यप जी, शंकरलाल माझी जी, सीताराम निषाद जी, चौधरी लालता प्रसाद जी, हमारे जितने भी साथी, हमारे प्रजापति समाज के साथी, हमारे राजभक्त समाज के साथी, सब लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने लगातार आवाज उठाई। और
2005 में 10 अक्टूबर 2005 को 19 फरवरी 2004 को हम लोगों ने एक जियो जारी करा दिया उत्तर प्रदेश सरकार से, और 10 अक्टूबर 2005 को शासनादेश जारी हो गए और अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट बनने लगे। ये काम हुआ हम लोगों के प्रयास से। लेकिन जो एक भीमराव अम्बेडकर समिति है और बसपा के कुछ हमारे समाज के, एक प्रजापत समाज के, एक बिंद समाज का, हम नाम नहीं लेंगे कौन था, आप समझ जाएंगे, पता लगा लेंगे, लोग जानते हैं। ये 3 लोग जो है चले गए और उन्होंने कहा कि हमको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। और एक बीएसपी के जो आज बड़े लीडर हैं, वो उस समय अधिवक्ता थे, उनके उन्होंने खट से इष्ट करा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं अपने दर्शक साथियों से कि आज देश आजाद होने के बाद जितनी भी विधानसभाएं हुई, जितनी सरकारें हुई, किस पार्टी ने विधानसभा में आपके लिए कानून पास किया? सड़क से लगाकर संसद तक किसने बोला? किसने कानून बनाया? किसने वहां सवाल किया? अगर मैं पूरा एनालिसिस करता हूं तो समाजवादी पार्टी का लेख मिलेगा, चाहे मुलायम सिंह यादव ने किया हो, चाहे अखिलेश यादव ने किया हो, संसद भेजने का काम किया हो। इसके अलावा ना तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, ना बसपा ने किया है। बसपा ने बल्कि जितनी भी संस्तुतियां माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भेजी थी उनको वापस कराने का काम किया, और एक प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि इनको क्यों पत्र व्यवहार किया था कि इनको संख्या के आधार पर इनको इनका आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इनकी संख्या बढ़ा दी जाए, मतलब इनको 27% में ही काट दिया जाए, इनको अनुसूचित जाति का कोटा बढ़ा दिया जाए। ये पत्र लिखा था। न तो आज तक बीजेपी ने एक पत्र लिखा, न विधानसभा में कोई कानून लाए। जबकि जब विशंबर प्रसाद निषाद पार्लियामेंट के अंदर ये विधेयक लाते हैं और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से प्रश्न करते हैं कि जब आप भदोही मिर्जापुर जाते हैं, बिंद समाज के यहाँ जाते हैं चुनाव के पहले, तो कहते हैं हमने दलित समाज के घर में भोजन किया है, तो पूरा बिंद समाज का, निषाद केवट समाज का वोट ले जाते हैं। और जब बिंद समाज का बेटा विशंबर निषाद पार्लियामेंट में जो है परिभाषित करने के लिए मामला उठाता है कि बेलदारी बिंद है, मजवारी मल्लाह केवट निषाद है, तो आप कहते हैं नहीं ये तो भाई बैकवर्ड के लोग हैं, ये नहीं हो सकता है, आरजीआई ने आपत्ति लगा दी है। अरे भाई, सवर्ण को आपने बिना मांगे 10% का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दिया, उनका जो है गरीबी रेखा 8 लाख कर दी। और जो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे अखिलेश निषाद जो है आरक्षण रेल रोको आंदोलन में जो है एक अमुक पार्टी ने वहां आंदोलन कराया, बेचारे शहीद हो गए, और उन्होंने कहा था कि हम इनके परिवार को, अकेले बेटा था, इनके परिवार को हम गोद लेते हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी कराएंगे, उनको बेटे उनके परिवार को 20,000 रुपये प्रतिमाह देंगे। लेकिन वो पार्टी आंदोलन पहले एक सामाजिक संगठन था, पार्टी बनाने के बाद वहां से मुकर गए। उनको बेचारे दिलीप नगर इटावा के हमारे जो है उनको उनके अखिलेश के माता पिता को छोड़ दिया, उनको बेसहारा छोड़ दिया। इसी तरह गाजीपुर में जब एक माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली होती है तो एक अमुक पार्टी द्वारा जो है उन पर पथराव करा दिया जाता है, घेराव करा दिया जाता है, वहां भी एक सिपाही मर जाता है, वहां भी एक हमारे हरिनाथ बिंद की हत्या हो जाती है, जेल जाता है, जेल से गोली लग जाती है, हत्या हो जाती है, मर जाता है, आरक्षण में शहीद हो जाता है, तो उनको भी छोड़ दिया। आज भी लोग बंद हैं। आज गाजीपुर से आप माननीय प्रोफेसर साहब आप हैं, वहाँ कितने लोगों ने आसपास के 50 गांव के लोगों ने कितना सफर किया, कितनी माताओं बहनों ने यातनाएं झेली, गांव से भी लोग नहीं निकल पा रहे थे, पीएससी किस तरह से लगाई गई। आज वो लोग जो है केंद्र सरकार में भी साझेदार हैं, प्रदेश सरकार में साझेदार है, उन्होंने उनसे ही पल्ला झाड़ लिया। भाई उनका काम बनता, अब भाड़ में जाए निषाद या बिंद जनता, और केवल वोट के लिए अपने बेटे को मंत्री बनाने चाहते केंद्र में, उनका काम पूरा। उन्होंने आरक्षण की किताबें खूब बांटी, खूब पैसा लूटा, लेकिन आज जो है नहीं है। अब चुनाव आ गया तो एक बिहार का भी एक नेता यहाँ से फेल होकर चला गया था, वो भी आ रहा है। तो आज चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ये 17 जातियों पे डोरा डालने का काम कर रही है। मैं अपने निषाद बिंद कश्यप प्रजापति राजवंश समाज के लोगों से कहना चाहेंगे, आप इनके बहकाव मत आए। आप इनसे कहें कि आप घोषणा पत्र में आप जो है, आपकी प्रदेश में सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, आप तत्काल जिससे सवर्ण का आप आरक्षण दे सकते हो, उसी तरह जो है ईडब्ल्यू से इसकी तरह हमको भी परिभाषित करो, हमारी 17 जातियों को परिभाषित करने का काम करो। नहीं, हमारा ये 17 जाति के लोग इनकी जमानत जब्त कराएंगे और इनकी जमानत जब्त कराकर अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम करेंगे। ये सवाल है।
जी जी जी, बस ये तो इस तरह से कर रहे हैं कि इनकी केंद्र और उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बावजूद भी केवल झुंझुने की तरह से 5 साल इन्हें पहले बिता दिए, 5 साल अभी बिताने वाले हैं। तो नहीं, ये है सवाल, क्योंकि इतना ये नहीं, सवाल नहीं हमारे इतना रामपुर के नहीं जो, साथी का था, ये नहीं आज का हिस्सा नहीं समझ आ गया। डॉक्टर साहब, जी इतना नहीं, जो लोग इनके इनकी जी सर। बैसाखी आज बन गए डर के मारे, हाथ पैर टूट गया था, हाथ टूटा हुआ था जब जी मिलने गए थे एक हमारे जी नेता आज सांसद हैं, हाथ टूटा हुआ, मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे आरक्षण के जी आंदोलन के लिए गोरखपुर में धरना किया था, हाथ टूट गया था उनका, पेन भी खत्म नहीं जी हुआ था और सरेंडर करके मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर के और लोकसभा का बस्ती से टिकट लेकर के चुनाव जीत गए। भाई केवल अपने लिए, अपने बेटे के लिए, फायदे के लिए करना है तो जनता को क्यों गुमराह करने, क्यों पार्टी बनाया? हमारे समाज, मैं बधाई दूंगा जी अखिलेश यादव जी को, उन्होंने 5 अप्रैल की छुट्टी हमारे महर्षि कश्यप निषाद राज, महाराजा निषाद राज के नाम पे जयंती घोषित किया था और 5 अप्रैल की छुट्टी होती थी, और जब से योगी सरकार बनी उन्होंने छुट्टी खत्म कर दिया। हमारे इन जो जी मछुआ आवास को लोहिया आवास की तरह 3.5 लाख रुपए देने का काम करते थे, उसको भी आपने खत्म कर दिया। हमारे जो मत्स्य पालन का दर्जा को जो है कृषि का दर्जा घोषित कर दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसको भी आपने खत्म कर दिया। तो ये मैं सवाल करता हूं कि जो उनके साथ है तो ये क्यों नहीं कानून पास कराते? इनको कानून पास कराना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार आएगी, हम ये फिर से अपने जी 5 अप्रैल की छुट्टी बहाल कराएंगे और जो अपने जी मत्स्य पालन का दर्जा, कृषि का दर्जा भी दिलाएंगे, और ये आरक्षण आरक्षण की लड़ाई लगातार जारी रहेगी जब तक हमें मझवार बेलदात रहा शिल्पकार और तरमाली को परिभाषित नहीं करा लेंगे 17 जातियों को, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोगों ने 7 जून को कई हजार ज्ञापन जो है माननीय गांव गांव से जो है माननीय प्रधान राष्ट्रपति जी को देने का काम किया। तो आज जो है कुंभकर्णी नींद जो है केंद्र सरकार की खुली है और उनकी आईबी और उनके जितने इंटेलिजेंस के लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई एक दिन में जो है हजारों ज्ञापन आ गए, इसका मतलब गांव गांव के लोग जग गए। अब गांव के लोग कहते हैं कि हमारा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, हमारा परिभाषित करने का आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अब चाहे जितना पैसा बांटो, चाहे वीआईपी पार्टी का लाओ, चाहे जो जिस जात के नाम पे पार्टी बनाओ, तो अब लोग किसी के इन जो है इनके ठग और महाठग के बहकाव में आने वाले नहीं। अब सीधे जनता सवाल जी करेगी। सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर। बहुत एक सवाल धन्यवाद मेरा रह गया है। जी जी, एक जी। सवाल मेरा है, अभी समय है, अभी 5 मिनट का समय। सर एक जी न्यायपालिका में जो है, आपने कोलेजियम सिस्टम की बात की थी कि एक जज का बेटा जज बनते जा रहा है। दुनिया में पहली व्यवस्था देखी कि जज की नियुक्ति जज करता है, जबकि वो सरकार के अंदर में आना चाहिए था कि जो 1993 से जजों की नियुक्ति का कारण जो जो होता था प्रक्रिया, वो जो है कार्यपालिका से के हाथों से छीन करके न्यायपालिका ने स्वयं ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड होना एसोसिएशन एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके बाद। तो क्या इसको बदला जा सकता है, क्योंकि आप वकील भी हैं और आप लगातार इसको कर भी करें, कि इस कोलोजियम सिस्टम को थोड़ा सा हमारे साथी भी समझना चाहते हैं कि ये क्या है और इसमें जो है हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपके मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सब लोग इसमें राजी भी मैं होंगे, क्योंकि कोलोजियम सिस्टम देश की बहुत बड़ी एक कलंक तरीके से बना हुआ है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? जी सर। मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ और इनके सवाल बहुत अच्छा सवाल किया आप लोगों ने, क्योंकि जी इस देश में लोकतंत्र की सरकारें हैं, राजतंत्र तो है नहीं। पूरा भारतीय संसद को अधिकार है कानून बनाने का। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति सही है, सरकार इस फैसले को लागू करा सकती है और संविधान में अमेंडमेंट करके कोलिजियम सिस्टम को खत्म कर सकती है। लेकिन जब सरकार के लोग ही पूरे न्यायपालिका में है, उनके ही लोग भाई बंद बैठे हैं, तो कैसे आपको देंगे? केवल आपके वोट लेने के लिए आपको आपकी बात कर सकते हैं। तो लेकिन एक कोलिजियम सिस्टम जब खत्म करेंगे, जब बहुसंख्यक बहुजन समाज के 85% के लोगों के पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, बाबा साहब ने संविधान की संसद की तरफ इशारा करते हुए कहा था, ए बहुजन समाज के लोगों, जब तक तुम्हारा यहाँ संसद में स्थान नहीं होगा तब तक तुमको न्याय नहीं मिलेगा। जब बहुजन समाज के लोगों की पूरी तरह से सरकार होगी तब ये कोलिजियम सिस्टम खत्म होगा, तब न्यायपालिका में जो है संख्या के आधार पर भागीदारी मिलेगी। ये है सवाल। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा किया। आपने जो है आज का विषय जो लिया था उस पर बहुत सारी जानकारियां दी और बहुत सारे लोगों के सवाल दिए, और आपने बहुत इस AIBCA TV के लिए बहुत समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर हम एक नए सवालों के साथ फिर आप आएंगे सर। मैं बता देता हूँ AIBC टीवी को आपको कि आपने जो है एक महत्वपूर्ण सवाल पे हमको बुलाया। आपके चैनल को, टीवी को, ऑनलाइन चर्चा में जिन साथियों ने भाग लिया उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ, जब भी कोई मामला है हम लोग को बताएं। हम लोग गांव गरीब जनता की जो बोलना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, उनकी आवाज बन के पार्लियामेंट में उठाए, जिससे कि लोग सीधे सुने। हम लोग तो इसीलिए 7 जून को हम लोगों ने ये 17 जातियों वाले आरक्षण के जो है हम लोगों ने ज्ञापन गाँव भिजवाने का काम किया कि 2 लोग हमारे शहीद हो गए। आज जो है तो उन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं जिन लोगों ने इस आंदोलन को कराया। इसलिए उनके वंशज जो है, उनके लोग जो है, चाहे हमारे एकलव्य मानव संदेश के जसवंत सिंह जी हो, चाहे विशंबर निषाद हो, हम लोग इसको आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। और आप सभी लोगों ने जो चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सर। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू सर।